हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। देखिए, जो हमारी सीरीज चली थी मध्यकालीन भारत की, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। तो दिल्ली सल्तनत में हमारा तुगलक वंश फाइनली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हमारे दो वंश बचते हैं दिल्ली सल्तनत पर, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे आज के वीडियो में। तो पहले हम लोग देखते हैं सैयद वंश के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे सैयद वंश के बारे में। तो देखिए, सैयद वंश दिल्ली सल्तनत पर सबसे छोटा वंश था, मतलब सबसे कम इनका शासनकाल रहा यहाँ, सिर्फ 37 वर्षों का। ठीक है, 37 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर शासन करा था। देखिए, 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक इनका यहाँ पर शासनकाल चलता है। उसके बाद लोधी वंश आता है। तो देखिए, सैयद वंश का जो संस्थापक है ये खिज्र खां है। ठीक है, कौन था? खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना करी थी। बेसिकली जो खिज्र खां हुआ करता था ये तैमूर लंग का सेनापति हुआ करता था। ठीक है, देखिए जो तैमूर लंग था, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में क्या करा था? भारत पर आक्रमण करा था, मतलब दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करा था। तो उसका सेनापति यहीं रह जाता है। बाद में वो क्या करता है? यहाँ पर सैयद वंश की स्थापना करता है। ठीक है, अब देखिए जो तैमूर लंग था, उसने जो अंतिम शासक था तुगलक वंश का, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, तो इसको हराया होता है 1398 ईस्वी में। ठीक है, और तैमूर लंग के बारे में थोड़ी सी बात करूँ तो तैमूर लंग एक पैर से लंगड़ा था। ठीक है, लंग का मतलब लंगड़ा होता है, तो तैमूर लंग एक पैर से लंगड़ा था, हो सकता है इसीलिए इसका नाम तैमूर लंग पड़ा। देखिए, तैमूर लंग की एक आत्मकथा है, एक पुस्तक है जो है मलकुजाद ए तैमूरी करके। ठीक है, मलकुजाद ए तैमूरी करके एक इसकी पुस्तक है, और ये समरकंद का रहने वाला था। ठीक है, समरकंद का रहने वाला था, जिसका सेनापति हुआ करता था खिज्र खां, जिसने क्या करी? यहाँ पर सैयद वंश की स्थापना करी थी। तो ये सबसे कमजोर वंश माना जाता है दिल्ली सल्तनत पर। अब देखिए, खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है 1421 ईस्वी में। ठीक है, 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। खिज्र खां के पास कुछ उपाधियां थी, जिसमें इसकी एक उपाधि थी रैयत आला। ठीक है, रैयत आला इसकी उपाधि थी। इसने खुद को हजरत मोहम्मद साहब का वंशज बताया था। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब को आप जानते होंगे, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी। उन्हीं हजरत मोहम्मद साहब को इन्होंने मतलब इनका वंशज बताया था खुद को। ठीक है, तो देखिए जो खिज्र खां था, इसने खुद के नाम पर खुतबा पढ़वाया था। ठीक है, इसने क्या पढ़वाया था? खुतबा पढ़वाया था। जो किसके नाम पर इसने पढ़वाया था? तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख के नाम पर। ठीक है, शाहरुख हुआ करता था तैमूर लंग का पुत्र, इसके नाम पर इसने क्या करा था? खुतबा पढ़वाया था। अब देखिए, तैमूर लंग खिज्र खां के बाद यहाँ पर जो अगला शासक बनता है वो बनता है मुबारक शाह। ठीक है, 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु होती है। तो खिज्र खां की मृत्यु के पश्चात मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है। 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक जो मुबारक शाह था, इसने यहाँ पर अपना शासन चलाया। ठीक है, अब देखिए जो खिज्र खां हुआ करता था, बेसिकली तैमूर लंग के बेटे को क्या करता था? नियमित रूप से इसको टैक्स पे किया करता था उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि ये उसके मालिक का बेटा हुआ करता था। मालिक बोले तो मतलब इसका सेनापति था ना, तैमूर लंग का सेनापति था खिज्र खां। तो तैमूर लंग का सेनापति होने के कारण ही ये उसके बेटे को क्या करता था? टैक्स पे करता था। मुबारक शाह के बारे में बात करें तो इसने मुबारकाबाद नगर की स्थापना करी थी। जो मुबारकाबाद नगर है, इसकी स्थापना करी थी मुबारक शाह ने, जो कहाँ पर पड़ता है? यमुना नदी के किनारे पड़ता है। अब देखिए, इनके दरबार में कवि रहा करते थे, जिनका नाम था याहिया अहमद सरहिंदी। ठीक है, याहिया अहमद सरहिंदी नामक एक इनके दरबार में क्या रहते थे? कवि रहते थे। इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं मोहम्मद, जो 1434 से लेकर 1443 ईस्वी तक बनते हैं। इनके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो अंतिम शासक बनता है ये बनता है आलम शाह। ठीक है, ये अंतिम सुल्तान होता है सैयद वंश का, जो 1443 से लेकर 1451 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। तो 51 ईस्वी में ये अंतिम शासक होता है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पर जो नया वंश आता है, ये आता है हमारा लोधी वंश। ठीक है, कौन सा वंश आता है? लोधी वंश आता है। तो लोधी वंश के बारे में हम लोग बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड चलता है 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, देखिए इनका टाइम पीरियड तो ज़्यादा ही रहा, 75 वर्षों का काफ़ी लंबा शासनकाल इनका यहाँ पर चलता है, और इसमें काफ़ी शासक भी हुए। देखिए, इनके जो शासक है क्रमशः बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिर इसके बाद इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये 3 शासक इनके मेन होते हैं। अब देखिए, इसके जो संस्थापक हैं लोधी वंश के, ये हैं बहलोल लोदी। ठीक है, 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने क्या करी? लोधी वंश की स्थापना करी थी। बेसिकली जो बहलोल लोदी था ये अफगानी था। ठीक है, मतलब अफगानिस्तान का रहने वाला था। तो ये पहला अफगान वंश था दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, प्रथम अफगान वंश था जो दिल्ली सल्तनत पर यहाँ पर अपना शासन चलाता है।
फिर देखिए बहलोल लोदी के बारे में बात करें तो 38 वर्षों तक इसका यहाँ पर क्या चलता है, शासनकाल चलता है। ठीक है, 38 ईयर्स तक इसने अपना शासनकाल यहाँ पर चलाया। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सुल्तान भी कौन था, बहलोल लोदी था। और इसने क्या करा था, बहलोल नामक सिक्का चलाया था। क्या चलाया था, बहलोल नामक एक सिक्का इसने चलाया था। ठीक है, और इसके पास काफ़ी सारी उपाधियाँ थी, जिनमें से इसकी एक उपाधि थी मसनद आली। ठीक है, मसनद आली, बेसिकली मसनद आली का मतलब सरदारों को बोलता था तथा सरदारों के खड़े होने पर खुद भी खड़ा हो जाता था। ठीक है, सरदारों को बोलता था तथा सरदारों के खड़े होने पर ये खुद भी खड़ा हो जाता। जब सरदार आते थे तो उनके खड़े होने पर ये क्या करता था, खुद भी खड़ा हो जाता था, इसीलिए इसको मसनद आली की उपाधि मिली थी। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इसके पास एक और उपाधि थी बहलोल शाह गाजी की। ठीक है, बहलोल शाह गाजी की इसके पास उपाधि थी। देखिए बहलोल शाह गाजी की उपाधि के नाम से दिल्ली की गद्दी पर ही ये बैठा होता है। ठीक है, बहलोल शाह गाजी की उपाधि लेकर ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा होता है। इसके बाद हम लोग बात करें दूसरा शासक जो है सिकंदर लोदी के बारे में। ठीक है, सिकंदर लोदी के बारे में बात करें तो ये द्वितीय सबसे शिक्षित सुल्तान था। पहला हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था ना, जो दिल्ली सल्तनत में पढ़ा वो पढ़ा था हमने MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, सर्वाधिक साक्षर सुल्तान था, सबसे ज़्यादा शिक्षित सुल्तान था। इसके बाद जो दूसरा शिक्षित सुल्तान था ये था सिकंदर लोदी, और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शक्तिशाली सुल्तान भी था। ठीक है, इसके बाद कोई भी शासक नहीं था शक्तिशाली, उसके बाद तो यहाँ पर मुगल ही आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दिल्ली सल्तनत का द्वितीय सबसे विद्वान सुल्तान ये हुआ करता था। इसके बचपन के नाम की बात करें तो निज़ाम खां इसके बचपन का नाम था। ठीक है, इसके बचपन का नाम क्या था, निज़ाम खां था। 1489 ईस्वी में ये क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। और इसने क्या करी थी, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करी थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आगरा शहर की स्थापना किसने करी, तो ये करी थी सिकंदर लोदी ने। ठीक है, कब करी थी, 1504 ईस्वी में करी थी। ठीक है, अब देखिए बेसिकली जो सिकंदर है ये काफ़ी सारे मतलब सिकंदर हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, काफ़ी सारे सिकंदर हुए। जो पहला सिकंदर हुआ वो मकदूनिया का शासक जो फिलिप था, फिलिप का बेटा सिकंदर हुआ था, जिसने 325-26 ईस्वी पूर्व क्या करा था, भारत पर आक्रमण करा था। तो पहला सिकंदर तो वो था जो मकदूनिया का शासक फिलिप का बेटा हुआ करता था। दूसरे सिकंदर की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के पास भी उपाधि थी सिकंदर सानी की, यानी इसको भी द्वितीय सिकंदर कहा जाता था, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा सुल्तान था ये था फिरोज तुगलक का उत्तराधिकारी यानी अलाउद्दीन सिकंदर। ठीक है, अलाउद्दीन सिकंदर जो था ये फिरोज तुगलक का उत्तराधिकारी था। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे सिकंदर लोदी के बारे में। तो देखिए सिकंदर लोदी इसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित करी थी। ठीक है, 1504 ईस्वी में इसने क्या करा, आगरा शहर की इसने स्थापना करी और दिल्ली से इसने अपनी राजधानी आगरा को बनाई थी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए 24 घंटे न्याय देने वाला सुल्तान माना जाता है सिकंदर लोदी को। कभी भी इसके पास जाओ 24 घंटे, ठीक है 24/7 कभी भी इसके पास जाओगे न्याय मिल जाएगा। तो 24 घंटे न्याय देने वाला सुल्तान इसको बोला जाता था। और गुलरुखी के नाम से इसने कविताएं लिखने वाला सुल्तान भी ये था। ठीक है, गुलरुखी के नाम से इसने क्या करी थी, कविताएं लिखी थी। इसके बाद देखिए इसने आगरा शहर में क्या करा था, बादलगढ़ का किला बनवाया था। ठीक है, क्या करा था इसने, आगरा शहर में बादलगढ़ का किला इसने बनाया था। मुफ्त में इसने गरीबों को भोजन दिया था। ठीक है, और इसने भूमि नापने के लिए एक पैमाना बनाया था जिसका नाम था गजे सिकंदरी, जो 39 इंच का होता था। ठीक है, 39 इंच का हुआ करता था। गजे सिकंदरी नाम से इसने क्या करा, भूमि नापने के लिए एक पैमाना बनाया था। इसने क्या करा था, कबीर का विवाद, इससे एक बार क्या होता है, कबीर जो संत कबीर होते हैं इसका विवाद हो जाता है कबीर से। ठीक है, इसने संत को मजार जाने पर रोक लगा दी। अब उस टाइम पे जितने भी संत होते थे उनको क्या कर दी, मजार जाने पर इसने रोक लगा दी। बेसिकली संत क्या होते थे, हिंदू संत होते थे। ठीक है, जो भी हिंदू संत होते थे इनको मजार जाने से इसने क्या कर दी, रोक लगा दी थी। ठीक है, अब देखिए उस टाइम पे फेमस मंदिर था ज्वालपा देवी मंदिर। ठीक है, ज्वाला देवी मंदिर जो था ये हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में था। तो इसको नष्ट करा था पहले फिरोज तुगलक ने। क्या करा था, फिरोज तुगलक ने इसको नष्ट करा था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण कराया था साधुओं ने। ठीक है, साधुओं ने इसका पुनर्निर्माण करा दिया था, लेकिन इसको दोबारा नष्ट कौन कर देता है, सिकंदर लोदी इसको दोबारा नष्ट कर देता है। ठीक है, सिकंदर लोदी क्या कर देता है, इसको दोबारा नष्ट कर देता है। अब देखिए इसकी मृत्यु हो जाती है 1517 ईस्वी में। ठीक है, कारण क्या था इसकी मृत्यु का, तो गले की इसको बीमारी हो जाती है जिस कारण इसकी मृत्यु हो जाती है 1517 ईस्वी में। ठीक है,
देखिए इसकी मृत्यु के पश्चात जो इसका मकबरा बनाया गया था वो अष्टकोणी बनाया गया था। ठीक है, अष्टकोणी इसका मकबरा बनाया गया था और ये पहला सुल्तान था जिसका मकबरा अष्टकोणी बनाया गया था। ठीक है, अष्टकोणी मकबरा, पहला सुल्तान था जिसका अष्टकोणी मकबरा बनाया गया था। अब देखिए इसकी मृत्यु के पश्चात जो अगला शासक बनता है वो बनता है इब्राहिम लोदी, जो 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1526 ईस्वी तक ये क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। अब देखिए इसके खिलाफ इसके जो चाचा और भाई थे इन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक है, इसके चाचा और भाई ने इसके खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। अब देखिए इसका भाई कौन था, दौलत खां इसका भाई हुआ करता था और इसका चाचा था आलम खां। दोनों चले जाते हैं बाबर के पास। कहाँ चले जाते हैं, बाबर के पास चले जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। अब बाबर ने क्या कर दिया, इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध कर दिया, जिसको हम लोग जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ये कब होता है, 1526 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1526 ईस्वी में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी की युद्ध मैदान में ही मृत्यु हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान आराम शाह, आपने पढ़ा होगा जब गुलाम वंश पढ़ा था। आराम शाह पहला सुल्तान था जो 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश के साथ जट के युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, जट के युद्ध में मारा जाता है। वो पहला सुल्तान था जो युद्ध के मैदान में मरता है और ये अंतिम सुल्तान था, दूसरा और अंतिम सुल्तान था जो युद्ध मैदान में मारा जाता है। ये था हमारा इब्राहिम लोदी, जो बाबर के हाथों पानीपत के युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 ईस्वी में ये क्या होता है, मारा जाता है। ठीक है, तो देखिए बात करें हम इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम लोदी के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके चाचा और भतीजे ने, मतलब भाई ने इसके खिलाफ विद्रोह करा और बाबर ने आकर इस पर युद्ध छेड़ दिया और जिस कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। अब देखिए जो पानीपत है ये हरियाणा में पड़ता है और यहाँ पर इनका युद्ध होता है जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था जिसकी मृत्यु या हत्या युद्ध मैदान में हुई थी। ठीक है, अब देखिए दिल्ली सल्तनत काल खात्मा हो जाता है यहाँ पर। फिर इसके बाद आता है विजयनगर साम्राज्य, मुगल वंश, आगे पढ़ेंगे। ठीक है हम लोग, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य। अब देखिए इसके बाद तो 1526 ईस्वी के बाद तो तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाबर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अब बाबर का शासनकाल हुआ, इसने यहाँ पर मुगलों की नींव डाल दी 1526 ईस्वी में। अब हमको मुगल पढ़ने चाहिए, लेकिन इससे पहले हमने जब तुगलक वंश पढ़े थे तो उस टाइम पे क्या होता है, तुगलक वंश के टाइम पर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। हरिहर और बुक्का नामक दो शासक बताए थे मैंने। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा था, उसको अपने साथ ले आया था दिल्ली और वहाँ जाके उसका धर्म परिवर्तन करा दिया था। लेकिन बाद में वो अपना धर्म चेंज कर लेते हैं, हिंदू बन जाते हैं वापस से, फिर वापस अपने चले जाते हैं अपने राज्य कंपाली विजयनगर साम्राज्य में। उन्होंने 1336 ईस्वी में क्या करी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो विजयनगर साम्राज्य को हम लोग पहले देख लेंगे। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में जितने भी वंश आए और जो भी चीज़ें हुई, बहमनी साम्राज्य भी है, तो ये दोनों को करने के बाद हम लोग मुगल पढ़ेंगे। ठीक है, मुगल काफ़ी लंबा चैप्टर होगा, काफ़ी लंबा इसका सीरीज रहेगा, तो हम इसको बाद में करेंगे। तो फाइनली हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुका है। इसमें जितने भी वंश थे, पहले देखिए हमने गुलाम वंश पढ़ा। ठीक है, गुलाम के बाद हमने खिलजी वंश पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था तुगलक वंश। तुगलक के बाद आज हमने पढ़ लिया सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, ये पांचों वंश थे जो दिल्ली सल्तनत पर, जिनका यहाँ पर 300 साढ़े 300 सालों तक यहाँ पर राज चलता है। तो इनके बारे में हमने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सारे नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग जो नए एस्पिरेंट हैं वो लोग नोट्स भी बनाते चलिए, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इन सारी मतलब वीडियोज़ की PDF जो होती है मैं टेलीग्राम पर आपको दे देता हूँ, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।